आप कंसीडर करें एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो एक स्प्रिंग से अटैच है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने कितनी ली है, k ली है, क्योंकि यही स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल होता है। ये जो रेड कलर की लाइन मैंने बनाई है ये मीन पोजीशन है, यानी ये ब्लॉक जब यहां पे मौजूद था इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी। इस पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करना शुरू करते हैं। मैं इस ब्लॉक को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहां ले जाता हूं तो स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा। अब ये पोजीशन ऐसी होगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगी। सो इस पोजीशन को हम कह देते हैं मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन से लेकर एक्सट्रीम तक जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम x नॉट से जाहिर करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम किससे जाहिर करेंगे, x नॉट से जाहिर करेंगे। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए यहां डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। और ये जो वेक्टर है ये किसका वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम पे जाती है तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स को मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट करना है ना। रीस्टोरिंग फोर्स को बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना है, तो उसको तो हमेशा आपके पास मीन पोजीशन की तरफ ही पॉइंट करना है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो रीस्टोरिंग फोर्स को जो कि मेन पोजीशन की तरफ पॉइंट करना है, सो उसको आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होना पड़ेगा। और यहां पे ये हमने रीस्टोरिंग फोर्स का वेक्टर बनाया है। ओके, अब रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन क्या है, Fr इक्वल्स टू माइनस kx। ये होती है जहां नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये वेक्टर का साइन भी लगा दे क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है। नेगेटिव साइन बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट है। और यहां से चीज आपको दिख भी रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है। फर्स्ट कर लें, ये जो स्प्रिंग हमने लिया है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, वो है 1 न्यूटन पर मीटर, ये है। और ये जो ब्लॉक है इसके मास की वैल्यू कितनी है, ये है 2 kg। और मैंने बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो डिस्प्लेसमेंट कराई है, लेट से ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये है 2 मीटर की। तो आप मुझे बताएं कि रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी। सिंपल इक्वेशन है जी, इसमें वैल्यूज पुट करें। देखें, रीस्टोरिंग फोर्स हमें पता करनी है, माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ली है हमने, 1 ली है। डिस्प्लेसमेंट कितनी ली है, 2 ली है। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 न्यूटन, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है ना। ओके, अब आप जरा एक बात मुझे बताएं, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ पॉइंट कर रही है, इस ब्लॉक को मैंने यहां पकड़ के रखा है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल करेगा। क्या ये मेन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन करेगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब हम किसी मास को छोड़ते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो भी नीचे आते हुए एक्सेलरेशन करता है। ऐसा है कि नहीं है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है ऐसा। सो इस मास को इस डायरेक्शन में वापस आते हुए एक्सेलरेशन करनी चाहिए कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, वो एक्सेलरेशन होगी कितनी। सो इसका सिंपल सा आंसर है, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो आज के केस में हमारे पास फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, सो एक्सेलरेशन का वेक्टर भी देखें, यहां नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने बताया है। ये जो सारी एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं गौर से सुनिएगा इसे, क्योंकि इस सारी एक्सप्लेनेशन को मैं डेफिनेशन से कनेक्ट करूंगा। मैंने रीडिंग पहले नहीं की है, मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, फिर हम रीड करेंगे डेफिनेशन। सो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, ब्लॉक जो यहां से यहां आते हुए टोटल एक्सेलरेशन करेगा, ये कह लेते हैं हम। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो क्या है, F इक्वल्स टू ma। अब आप जरा एक चीज देखें, आज हमारे पास फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए Fr इक्वल्स टू ma हमने लिखा है।
मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, मास या मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके रीस्टोरिंग फोर्स से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल है, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ओके, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स की मेरे पास क्या वैल्यू आई है? 2 न्यूटन आई है, -2 न्यूटन आई है ना, -2 न्यूटन आई है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड भी हम ले रहे हैं और डायरेक्शन भी ले रहे हैं, वेक्टर का साइन है। मेरे पास मास की क्या वैल्यू है? वो 2 kg है। सो 2 को आप 2 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस मौजूद है तो माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी फोर्स अगर आपके पास 2 न्यूटन की यहां मौजूद है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स -2 न्यूटन की है, एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड की है। हमने रीस्टोरिंग फोर्स भी कैलकुलेट की, हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट की, लेकिन इस सब एक्सप्लेनेशन का डेफिनेशन से क्या काम है? तो डेफिनेशन से काम यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इसके कि अब जरा आप रीस्टोरिंग फोर्स को बढ़ा के देखिए। वो हम कैसे बढ़ाएंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट को तो हमने फिक्स लिया है, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट कर लें कि अब ये मास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर की करने की बजाय इसकी डबल करता है, इसकी 2 टाइम करता है, यानी 4 मीटर करता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी डबल हो जाएगी। देखते हैं कितनी होती है। तो जी एफ आर इक्वल्स टू माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अभी भी 1 है और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है? 4 हो गई है, 4 मीटर। सो इनको आप आपस में सॉल्व करें तो रीस्टोरिंग फोर्स का आंसर क्या आ जाएगा? -4 न्यूटन। देखें, पहले -2 न्यूटन, अब -4 न्यूटन। फोर्स जो है वो डबल हो गई है, तो एक्सेलरेशन को भी डबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन देख लें, वो क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास। मास जो है वो तो कांस्टेंट है, मास हमारे पास, यहां मैं लिख लेता हूं, मास जो है वो हमारे पास यहां पे चेंज नहीं हो रहा है, मास 2 kg ही है। चेंज हो सकती है तो रीस्टोरिंग फोर्स हो सकती है, वो अभी डबल हो गई है। कितनी? -4 न्यूटन हो गई है। सो 2 का टेबल इस पे लगाएं, क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का साइन है, डायरेक्शन जाहिर कर रहा है, तो माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो देखें, रीस्टोरिंग फोर्स 2 न्यूटन थी, एक्सेलरेशन ब्लॉक कितनी करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। रीस्टोरिंग फोर्स -4 मीटर हुई, इसका डबल हुई, तो एक्सेलरेशन भी पहले वाली का डबल हो गई। 1 का डबल 2 होता है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो ये ब्लॉक करेगा वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यानी क्या मैं ये वाली बात कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन? क्या मैं ये वाली बात कह सकता हूं? क्यों? अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहां मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x कम थी, उसकी वजह से रीस्टोरिंग फोर्स भी कितनी आई? कम आई, और रीस्टोरिंग फोर्स के कम आने की वजह से एक्सेलरेशन भी कम आई। तो घूम फिर के बात एक्सेलरेशन पे आ जाती है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन अगर कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, तो ये बात आपके हिसाब से सही होनी चाहिए कि गलत होनी चाहिए? अब इन सारी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो ये बात आपको सही लगेगी, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट कम है, उसकी वजह से फोर्स कम आई है, एक्सेलरेशन घूम फिर के कम आई है। यहां आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, फोर्स ज्यादा आई है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा आई है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ताल्लुक बनाता हूं कि अगर यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, और एक्सेलरेशन ज्यादा होने का काज आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो ये मैंने बस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन बनाया है। और कौन सा रिलेशन आया है? डायरेक्ट रिलेशन आया है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये दोनों एक डायरेक्शन में है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, तो आंसर होगा ये दोनों एंटी पैरेलल है।
डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो बॉडी एक्सेलरेशन इस तरफ करेगी। सो यहां मैं एक छोटू सा माइनस भी लगा देता हूं कि आपके पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, डिस्प्लेसमेंट कम होगी जैसे यहां थी तो एक्सेलरेशन का आंसर भी कम आएगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी जैसे यहां थी तो एक्सेलरेशन का आंसर भी ज्यादा आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। सो ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी है, इसी इक्वेशन से और इसी सारी एक्सप्लेनेशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बनती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है या ये ऑसिलेटरी मोशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है। यही डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की वो टाइप है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑसिलेटरी मोशन की ऐसी टाइप है in which acceleration is directly proportional to the displacement from mean position, जिसमें acceleration डायरेक्ट रिलेशन रखती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी जैसे यहां बढ़ी, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। डिस्प्लेसमेंट कम हुई जैसे कि यहां हुई तो एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और आगे लिखा है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होती है और ये एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा हो रही है। और हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन तो मीन पोजीशन की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी तो मीन पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए ना। तो बस जी ये आपके पास डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या मुसीबत है, समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं फिर मैं डेफिनेशन की तरफ लेकर जाऊं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बाकी आप ये वाली डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें जरा आप देखें कि जो मास है उसको हमने रिलीज किया, वो मीन पोजीशन पे आया, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, कंप्रेस हो गया। अब यहां पे जो उसने डिस्प्लेसमेंट की है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इस तरफ है। रीस्टोरिंग फोर्स इसे मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी, वो कहां लेके जाएगी, वो उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेना चाहेगी। एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगी। फिर से आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी आप नेगेटिव एक्सट्रीम की मदद से भी ये वाली चीज साबित कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, बस साइंस का थोड़ा फर्क होगा। वहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी और एक्सेलरेशन और फोर्स जो है उनका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की और इसमें कोई डाउट नहीं हुआ हो। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो बॉडी ऑसिलेशन कर रही होती है उसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। तो जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी उसको क्या कहेंगे, जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, चूंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसकी मदद से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया है, तो इसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और यही चीज इस पॉइंट नंबर 2 में लिखी है कि ऑसिलेटर अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि दुनिया का हर वो ऑसिलेटर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा उसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट टर्म के अंदर एसएचएम भी कह देते हैं। तो अब हमने ये सीखना है कि जो भी डेफिनेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की पढ़ी है उसे मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम एक एक्सप्रेशन साबित करना चाहते हैं। इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो, एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन ना हो। तो हमने जितनी भी एक्सप्लेनेशन करी है उसमें ये वाली एक्सप्रेशन हमारे हाथ लगी है, इसको हम आगे मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। ये जो टॉपिक है नीचे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, इसमें लेकिन अभी फिलहाल हमने इस एक्सप्रेशन को जितनी भी एक्सप्लेनेशन की है
इसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिराइव किया है, यानी अपने माइंड की मदद से इसे बनाया है। सो अगर आपको कहा जाए कि मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये जो डेफिनेशन है इसे आप कैसे जाहिर कर सकते हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन की मदद से जाहिर कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन या टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सारी हम जो एक्सप्लेनेशन की है इधर से, ये इसी से नतीजा निकला है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई थी। हां, आप भूल ना जाएं कि नेगेटिव साइन का यहां पे क्या काम है, उसके लिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि इस एक्सप्रेशन में जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ये डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर है। बस यही इन दो पॉइंट्स के अंदर लिखा है, कोई ऐसे मुश्किल ये दो पॉइंट्स हैं नहीं। जो डेफिनेशन के अंदर और ऊपर वाले दो पॉइंट्स में हमने पढ़ा, उन्हें ही थोड़ी सी मैथमेटिक्स का रूप देके हमने इन नीचे वाले दो पॉइंट्स में लिख दिया। तो बस यही था आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। तो एक एग्जाम्पल तो आप अभी अभी पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि उसी की मदद से तो हमने इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। और क्या आप बता सकते हैं कि वो एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी है? तो वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, जो मैंने आपके सामने यहां पर बनाया है। इसलिए सबसे पहली एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन की है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। इसको यहां पहले लिखने की सिर्फ ये वजह नहीं है कि हमने इसकी मदद से सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन की है। आप मुख्तलिफ बुक्स में जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स देखा करेंगे या टाइप्स देखा करेंगे, तब भी हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का नाम सरे फहरिस्त पाएंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट पाएंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसकी इस एक्सप्रेशन को समझना हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आल्दो हत्ता के ड्रा करने के अंदर हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी एप्लीकेशंस जैसे कि सिंपल पेंडुलम हो गया, उन्हें ड्रा करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बात सारी समझ की है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो समझ हमें हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम देता है, वो शायद ही सिंपल पेंडुलम दे पाएगा। यानी सिंपल पेंडुलम की मदद से ये वाली बात समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की मदद से बहुत इजी हो जाता है। ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि यहां पहले हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को लिखा है। बाकी एक एग्जांपल और है आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की या मोशन की, वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को हम पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल्स के तौर पे थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का डिफरेंस हमने इसकी मदद से समझा था, लेकिन ये टॉपिक आगे इस चैप्टर में हमारे पास आएगा जब बकायदा हम इसकी इक्वेशंस डिराइव करेंगे और इसे समझेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये बात जानना आपके लिए जरूरी है कि सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही टाइप है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसलिए इसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अब अगर आप इन दो पॉइंट्स पे गौर करेंगे, तो जो लोग फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं, या जिन्होंने फर्स्ट ईयर की बुक्स को देखा है, तो उसमें उन्हें ये टॉपिक तो दिखेगा, ये भी दिखेगा। ये दो टॉपिक्स दिखना तो दूर है, इनके नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे। इसका रीजन ये है कि ये जो दो टॉपिक्स हैं, ये आपके फर्स्ट ईयर लेवल की फिजिक्स में शामिल नहीं है। ये जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे और बीएस फिजिक्स की डिग्री करेंगे, तब एक कोर्स आएगा वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स, तो उसमें ये दो टॉपिक्स शामिल होंगे, क्योंकि उसमें भी ऑसिलेशन वाला चैप्टर आएगा। तो ये दोनों भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है टॉर्शनल ऑसिलेटर, फिर फिजिकल पेंडुलम आता है, ये भी पेंडुलम की एक किस्म है। आप अगर एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास चॉइस है, बस इन दोनों को लिख लीजिए और इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिखना चाहते हैं तो फिर इन दोनों को भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ जो टाइप्स हैं
एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो इन दोनों तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और भी कई सारी एग्जांपल्स होती हैं। और कोई बीएस का स्टूडेंट है जो कि ये लेक्चर देख रहा है अपनी बेसिक इंप्रूव करने के लिए, तो फिर आप लोगों को सिर्फ इनके नाम नहीं पता होने चाहिए, इनके ऊपर आपको ग्रिप भी होनी चाहिए। और अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह से इन दो टॉपिक्स के ऊपर भी अलग से लेक्चर करेंगे, क्योंकि इनके और इनके ऊपर तो होगा, ये हमारी एफएससी की फिजिक्स में शामिल है। कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस टॉपिक पे एक अलग सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो किसी बॉडी के पास या किसी ऑसिलेटर के पास होनी चाहिए, सिर्फ तब हम उसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन और उस बॉडी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकते हैं। तो उन शराइत में से सबसे पहली शर्त है कि जो भी बॉडी आप कंसीडर कर रहे हैं, जो भी ऑसिलेटर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहना चाहते हैं, उसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को एंटी पैरेलल होना चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू ईच अदर होना चाहिए। यानी अगर आप किसी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह रहे हैं, उसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, तो सीधी सी बात है ना, उस बॉडी को सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वही हमारे पास किसी भी बॉडी के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन होने में और उस बॉडी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होने के लिए पहली शर्त का काम करती है। अगर डेफिनेशन को फुलफिल करेगी, डेफिनेशन पे खरा उतरेगी, तभी उसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा, तभी उस बॉडी को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहा जाएगा। इसलिए पहले पॉइंट में लिखा कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एज, कि एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से, यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी कम, और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। इस पॉइंट पे हम और बहस नहीं करेंगे क्योंकि इसे हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब जो आगे के दो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि दुनिया का हर मोशन, दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका आंसर यह है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, कि अगर किसी ऑसिलेटर को या किसी ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है और ऑसिलेटर को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बनना है, तो उसे फ्रिक्शनलेस होना पड़ेगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ये किसी टेबल के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, तो उस टेबल का फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होना चाहिए, उस टेबल पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और ये आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, तो हवा भी मौजूद होगी, सो एयर फ्रिक्शन भी आपके पास नहीं होना चाहिए, यानी हर तरह का फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। जो सिस्टम है वो पाक होना चाहिए हर तरह के फ्रिक्शन से, तब जाके उसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है डेली लाइफ में? बिल्कुल नहीं। हमारे पास अगर किसी टेबल पे ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, सो हम अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज कर लें, फ्रिक्शन फिर भी जीरो नहीं होगा, और एयर फ्रिक्शन से भी हम जान नहीं छुड़ा सकते। चलो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जिस टेबल के ऊपर हो रहा है, हम इसके इर्द गिर्द एक शीशे का जार बनाएं और वैक्यूम पंप से सारी हवा बाहर निकाल लें। फिर भी हो सकता है थोड़ी बहुत हवा बच गई हो और सरफेस फ्रिक्शन तो मौजूद होगा ही, तो इसलिए फ्रिक्शन से बिल्कुल जान नहीं छुड़ाई जा सकती आपके पास। सो इसलिए कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है? हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन का ही एक दूसरा नाम है। इसके साथ सिंपल इसलिए लगाया है क्योंकि इसे पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, इसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जो हमने कंसीडर किया है, आप यहां पे सरफेस फ्रिक्शन को भी इग्नोर करें, मैंने यहां सरफेस बनाया नहीं है, आप भले बना लीजिएगा, एयर फ्रिक्शन को भी इग्नोर करें,
तो ये इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा और ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन इग्नोर ना करें, यहां सरफेस फ्रिक्शन भी हो, एयर फ्रिक्शन भी हो, तब ये हार्मोनिक मोशन तो होगा, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन तो करेगा। ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम हार्मोनिक मोशन है, इसलिए हार्मोनिक मोशन तो होगा, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा क्योंकि ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही होगी। फिर ये कहलाएगा डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, एक ऐसा मोशन, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। आपने देखा होगा पेंडुलम को धागे से बांधकर उसे आप ऐसे ऐसे मूव कराएंगे तो वो भी कयामत तक मूव नहीं करता रहेगा, वो भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके रुक जाएगा। सो उसका मोशन भी डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन होता है क्योंकि डेली लाइफ में फ्रिक्शन पाया जाता है जो बहुत सारी एनर्जी जाया कर देता है, जिसकी वजह से ऑसिलेटर रुक जाता है। तो आई होप ये बात समझ आई होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी बॉडी के होने के लिए फ्रिक्शन का होना मना है, किसी भी तरह का फ्रिक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तीसरी शर्त है कि जो ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसमें सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। जैसे कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, यहां भी रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। सो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। मैं मानता हूं हमने अप्लाइड फोर्स लगाई, लेकिन अप्लाइड फोर्स को जैसे ही हमने छोड़ा ये अब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करने लग गया, यानी अब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रही। सो इसके मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। जबकि अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो फ्रिक्शन मौजूद होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से भी एक फोर्स जन्म लेगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, जिसको आप फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को रोकना, तो ये ऑसिलेटर इस तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं वो कुछ आपके पास इस डायरेक्शन में लगेगी। ड्रैग फोर्स को हम ऐसे जाहिर कर देते हैं। सो अब यहां पे देखें, रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा एक फोर्स और भी मौजूद है जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, तो ये वाली शर्त पे पूरा नहीं उतर रहा, तो इसकी वजह से इसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एसएचएम कि दुनिया का हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन तो हो सकता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप है, लेकिन दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या शर्त है? एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए सिस्टम में सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। सो ये तीन कंडीशंस पूरी होंगी तो किसी भी ऑसिलेटर का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, जो कि ऑसिलेटरी मोशन की ही एक एग्जांपल है। लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट एयर के अंदर परफॉर्म किया जाता है तो ये ऑसिलेटरी मोशन ही होगा, अपनी ये जो मेन पोजीशन है इसके इर्द गिर्द आगे पीछे मूव करेगा। लेकिन क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा? क्या सिस्टम फ्रिक्शन से पाक है? बिल्कुल नहीं, एयर मौजूद है, सरफेस का फ्रिक्शन होगा। क्या सिस्टम में सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स ही लग रही है? बिल्कुल नहीं, सिस्टम में अब ड्रैग फोर्स भी लग रही है। तो दुनिया का हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की टाइप है। लेकिन दुनिया का हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं है, क्योंकि हर ऑसिलेटरी मोशन ये सारी शराइत को पूरा नहीं करता। इनमें से कोई एक या दो शराइत ऐसी हैं जो वो वायलेट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अलग से हेडिंग बना के आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि बुक में ये मिसिंग था। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, अब ये हमारे इस लेक्चर का अगला टॉपिक है। आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब दोबारा पढ़ने का क्या फायदा है? तो दोबारा पढ़ने का फायदा यह है कि आपको अभी तक क्या पता चला है कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सप्रेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम दुनिया के किसी भी ऑसिलेटर के लिए साबित कर दें,
यानी किसी भी ऑसिलेटर की इक्वेशंस को हम सॉल्व करें और ये वाली एक्सप्रेशन आ जाए, तब हम मानेंगे कि वाकई ही वो ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की उसमें चलो हमें समझ आ गया कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, सो बी मोर मैथमेटिकल। वो सबूत मांगती है कि आप जो चीज बोल रहे हैं उसे मैथमेटिक्स की मदद से साबित भी करके दिखाएं। तो अब हमें यह साबित करना है कि वाकई ही हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल है। सो यहां पे ये हमारा अगला टॉपिक है। अगर यहां थ्योरी आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही होगी तो लेक्चर के शुरू में स्क्रीनशॉट आता है, वहां से आप देख सकते हैं। मैं थ्योरी को रीड करने की बजाय एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो थ्योरी में लिखा ही ये है कि आप एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम कंसीडर करें जिसमें एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो एक ऐसे स्प्रिंग के साथ अटैच है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है। स्प्रिंग का एक सिरा मास के साथ अटैच है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, और जो दूसरा सिरा है वो आपके पास एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच है। और ये सिस्टम आपके पास इस वक्त अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, या तीसरा नाम क्या है, रेस्ट पोजीशन, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर ये ब्लॉक आपके पास एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जहां हमने सपोज कर लिया कि एयर फ्रिक्शन भी 0 है, सरफेस फ्रिक्शन भी 0 है, तो ये जो सिस्टम है ये फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्सेस होगा कि नहीं होगा, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनसे पाक होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे जरूर पाक होगा। ये एयर फ्रिक्शन से भी पाक होगा, ये सरफेस फ्रिक्शन से भी पाक होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम आपके पास ऑसिलेटरी मोशन की थोड़ी और डेप्थ को आसानी से समझ सकें। जब हम इसे समझ लेते हैं फिर हम जो डेली लाइफ में मोशन एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन हो गया, उसकी तरफ जाते हैं, जो कि आएगा हमारे इस चैप्टर में आगे। तो ये जो सिस्टम है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्री मूव कर सकेगा। फ्रीली मूव करने से क्या मुराद है कि ना कोई सरफेस फ्रिक्शन लगेगा ना एयर फ्रिक्शन लगेगा। सो ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फ्रीली ऐसे टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और रेस्ट पोजीशन मूव करेगा। सो ये एग्जांपल हमने कंसीडर की है। अब अगर इस ब्लॉक पे मैं इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाता हूं जिसको मैं अप्लाइड फोर्स कहता हूं या खाली F से जाहिर कर लेता हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन राइट की तरफ है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से राइट डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। और फर्ज कर लें इस पोजीशन तक आ गया है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x0 है। सो डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इसको वापस ले जाना चाहेगी, जैसे ही हम इसे यहां पे छोड़ते हैं उसको मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। सो देखें, डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम मीन पोजीशन टुवर्ड्स राइट, रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन और टुवर्ड्स लेफ्ट, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। और ये जो सारी बात हमने कही है इसे हम आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे Fr इक्वल्स टू माइनस kx, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यानी थ्योरी के अंदर सिर्फ वही लिखा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रीड करने से भी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगाया है, क्योंकि स्क्रीनशॉट में थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहां तक मामला हमारे पास समझ आ गया। अब मैं इस फिगर को रिमूव करता हूं। अगर ये टॉपिक आप रजिस्टर पे लिखें तो ये डायग्राम आपको जरूर बनानी है साथ में। अब इसके आगे कैलकुलेशन हम करते हैं, अब हम बकायदा डेरिवेशन करते हैं इस वाली एक्सप्रेशन। तो यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहां से आगे हम लिखते हैं बाय यूजिंग, और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा क्योंकि साथ साथ करेंगे डेरिवेशन तभी समझ आएगी। बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमें याद है कि फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है F इक्वल्स टू ma। और आज के केस में हमारे पास फोर्स कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस Fr की जगह अगर हम ये ma लिख देंगे तो हम कहेंगे
कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो हमने यहां यूज की है। सो आप यहां पे एफ आर लिख दीजिए, एफ आर इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। मास भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में मौजूद है और एक्सेलरेशन भी मौजूद है। सो इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो यही चीज मैं यहां पे लिखता हूं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन 1 वी गेट कि अगर हम फोर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें कुछ ये रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो देखें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको एक मर्तबा नीचे ऐसे ही लिख लें। ये क्या है, एफ आर इक्वल्स टू माइनस के एक्स। देखिए साथ साथ कीजिएगा डेरिवेशन मेरे, वरना फिर बाद में हो सकता है मसला हो। अब एफ आर की जगह उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, वो क्या है, एम ए। एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का साइन डाल दे, क्योंकि फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन है, मास तो स्केलर हो गया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसके ऊपर भी वेक्टर का साइन डाल। ओके, यहां पे आप लिख दीजिए माइनस का के, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप क्या डालें, वेक्टर का साइन डालें। ये मास इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इस तरफ लेकर आए तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। अब आप जरा एक चीज देखें, ये m डिवाइड तो दोनों से करेगा, k से भी करेगा और x से भी करेगा, लेकिन इसे k के नीचे लिखने की एक वजह है। वो वजह क्या है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। m क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। क्या ये भी हमारे पास कांस्टेंट होता है, जब तक हम चेंज ना करें तब तक तो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी कोई कांस्टेंट ही आएगा। भाई फर्ज कर लें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन पर मीटर, और मास की वैल्यू कितनी है, 2 kg, तो 4/2 कितना होता है, 2 होता है। तो आपके पास आंसर तो एक कांस्टेंट ही आ गया। सो अगर मैं k अपॉन m को डिवाइड करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो क्या k अपॉन m की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस कांस्टेंट, लिख सकता हूं माइनस कांस्टेंट, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। बाकी हम डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब आप जरा एक चीज याद करें, आपको फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, यानी अगर आपको कांस्टेंट हटाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अगर आपको कांस्टेंट हटाना है तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना पड़ेगा। तो सिंपल इस कांस्टेंट को हटा के अब हम यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देंगे। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि माइनस पहले ही मौजूद है। और क्या ये वही एक्सप्रेशन है जो कि यहां हमारे पास आई थी, और ये किसके लिए आई है, हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए आई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी एग्जांपल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो अब आप 100% कह सकते हैं हाँ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन डिराइव हो चुकी है। सो इसको नोट डाउन कर लें, आज हमने ये चीज हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए साबित की है। इंशाल्लाह से आने वाले टाइम के अंदर ये चीज हम सिंपल पेंडुलम के लिए साबित भी करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एसएचएम। अब अगर हम किसी भी बॉडी के मोशन को पढ़ते हैं, किसी भी ऑसिलेटर के मोशन को पढ़ते हैं और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास होता है, सो उसको हम हर तरह से देखना चाहेंगे, उसको हम हर तरह से डिफाइन करना चाहेंगे। जैसे अगर आपकी तबीयत ठीक होता है तो डॉक्टर उसको डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके यूज करता है। जैसे आपको बुखार बिल्कुल भी नहीं है, आपका स्टमक अपसेट नहीं है, वगैरह वगैरह। इसके बरक्स अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर कहता है कि आपको फीवर है, आपको फ्लू है, आपको कफ है और आपका स्टमक भी जो है वो अपसेट है। तो अब जो हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम या दुनिया का कोई भी ऑसिलेटर या कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसको हम पढ़ना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। हम जब भी किसी ऑसिलेटर के मोशन को पढ़ेंगे इन चीजों को पढ़ना साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबसे पहली चीज तो ये है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने इन चीजों के अभी तक सिर्फ नाम सुने होंगे। अब हम इन्हें बारी बारी से डिफाइन करते हैं और सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? लम्हा, जिस लम्हे की आप बात कर रहे हैं। सो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है? Instantaneous displacement is the displacement of the oscillating body from its mean position। कि जो आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है किसी ऑसिलेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन से एट एनी इंस्टेंट। ये चीज मैं लिखना भूल गया था, इसे आप भी नोट कर लें। एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी लम्हा किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की अपनी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और इसको हम x से जाहिर करते हैं। अब एक चीज आप देखें, ये एक मास है जो कि स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट k से अटैच है। ये इस वक्त अपनी मेन पोजीशन पे मौजूद है, तो इस इंस्टेंट पे, इस लम्हे पे इसकी मेन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सो आप कहेंगे इस वक्त इसकी मेन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से या रेस्ट पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। इस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी इस पॉइंट पे मेन पोजीशन पे इस बॉडी की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? जीरो है। तो यही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब फिगर नंबर 2 में जो ये ऑसिलेटर है ये अपनी मेन पोजीशन से किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस है? टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेस है। सो इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे, इस लम्हे पे क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, इस लम्हे पे इसकी डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी x नॉट के, यानी एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट के। x नॉट हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं ना, कि भाई इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने नहीं की, इससे आगे ये बॉडी नहीं गई, ये हमने एक लिमिट मुकर्रर कर दी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन क्या इस लम्हे पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? हरगिज नहीं। तो अभी तक हमने देखा मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, यानी इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम। अब यहां आते हैं, यहां ये मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस हुई है। सो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो क्या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? आप कहेंगे हरगिज नहीं, वो माइनस एक्स नॉट के बराबर होगी। यानी अगर यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है तो यहां से यहां -4 मीटर होगी। तो हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किसी भी लम्हे पे किसी भी ऑसिलेटर की उसकी मेन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कहते हैं। इसको हम सिंबल x से जाहिर करते हैं। अगर बॉडी मेन पोजीशन पे है तो x 0 के बराबर है, यानी डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन पे ऑसिलेटर की 0 है। अगर बॉडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो x नॉट के बराबर है, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम है या मैक्सिमम है, और 0 नहीं है इस पॉइंट पे। अगर बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो यहां डिस्प्लेसमेंट x फिर से 0 नहीं है, यहां पे -x नॉट के बराबर है, मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम है। तो यही इस पॉइंट पे मैंने लिखा कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन पे 0 होती है और दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है। यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे नेगेटिव मैक्सिमम होती है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया कि बॉडी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे +x नॉट, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे -x नॉट। ये प्लस माइनस जो है x नॉट की दोनों वैल्यूज को साबित कर रहा है। तो इन दोनों चीजों को, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस की डिस्प्लेसमेंट को मैंने एक ही साथ रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा x ± x नॉट, और यही यहां पे लिखा कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस पे, जैसे x ± x नॉट। तो ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का, वो हमारे पास कंप्लीट होता है। एम्पलीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अब मेरे हिसाब से
हमें कोई भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक का लिंक इसके पिछले टॉपिक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या थी? किसी भी लम्हे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसकी अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है। अगर बॉडी मीन पोजीशन पे होती थी तो डिस्प्लेसमेंट 0, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाती थी तो पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाती थी तो नेगेटिव मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि मैक्सिमम है, यानी एम्पलीट्यूड आपके पास ऑसिलेटिंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो मीन पोजीशन पे होगी। ये सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्लेसमेंट है जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगी, क्योंकि देखें मीन और एक्सट्रीम्स के बीच में भी बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट्स आती हैं। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी जाती है और 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करती है तो 0 से डायरेक्ट 4 तो नहीं करती होगी ना, पहले 1 की होगी, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, फिर 2 की होगी, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, फिर 3 की होगी, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, फिर जब 4 की होगी ये आपके पास मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी। और नेगेटिव एक्सट्रीम का भी सेम हिसाब होगा, वहां पे पहले 0 से -1 की होगी, -2, -3, ये सारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। -4 इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, यानी इससे आगे बॉडी नहीं गई है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही है ऑसिलेटर की, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन है, यानी इसका 1 मीटर से ताल्लुक नहीं है, 0 मीटर से ताल्लुक नहीं है, 2 मीटर से ताल्लुक नहीं है, 3 मीटर से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ 4 मीटर से ताल्लुक है। -1 मीटर से कोई रिलेशन नहीं है इसका, -2 मीटर से कोई रिलेशन नहीं है, -3 मीटर से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट -4 मीटर से रिलेशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन से कोई भी ऑसिलेटर ज्यादा से ज्यादा कितनी डिस्प्लेसमेंट करता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो इतने टाइम से हम कहते हैं ना कि मीन पोजीशन के ऊपर, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे x x0 के बराबर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे x -x0 के बराबर है, तो बेसिकली ये x0 ही एम्पलीट्यूड का सिंबल है, ये x0 ही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है, क्योंकि इससे पीछे वाली जो डिस्प्लेसमेंट होंगी उनको हम सिर्फ x से जाहिर करेंगे। जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, चाहे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे या नेगेटिव एक्सट्रीम पे, सिर्फ उसको हम x0 से साबित करेंगे। इस वजह से एम्पलीट्यूड का सिंबल हमारे पास क्या है? x0 है। आपकी बुक में यही यूज किया गया है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर एम्पलीट्यूड को हम xm से भी जाहिर करते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां m जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को साबित कर रहा है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम ये यूज करते आए हैं तो हम यही यूज करते रहेंगे, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, एम्पलीट्यूड की वैल्यूज की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड की आपको पता है सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगी। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। मीन पोजीशन पे भी उसकी वैल्यू है 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव एक्सट्रीम पे नेगेटिव मैक्सिमम। अब 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच भी ढेर सारी वैल्यूज आती हैं, 0 से नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच भी ढेर सारी वैल्यूज आती हैं। एम्पलीट्यूड की हमेशा 2 वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे उसकी वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी, और उसको हम x0 से जाहिर करेंगे। नेगेटिव एक्सट्रीम पे एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन इट इज रिटन एज, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और उसको हम -x0 से जाहिर करेंगे। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट था। ये देखें बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनका आइडिया कहीं ना कहीं आपके माइंड में था, हम इन्हें पीछे पढ़ के भी आए हैं, बस अब हमने इन्हें वर्डिंग की शक्ल में उतार दिया है। टाइम पीरियड, अब हमारा अगला ये टॉपिक है, इसको भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, अब इसे वर्डिंग की शक्ल देंगे। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑसिलेटर अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जब मूव करता है तो इसकी बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फ्रो मूवमेंट्स जो होती हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? ऑसिलेशंस नाम देते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इन्हें हम वाइब्रेशंस का नाम देते हैं। मैं यहां आपके सामने एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं सिंपल पेंडुलम की। फर्ज कर लें कि सिंपल पेंडुलम को जो है हमने उसकी मीन पोजीशन से
ये उसकी मीन पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया हुआ है, यानी यहां से पकड़ के यहां ले आए हैं। अब हम इसे यहां पे छोड़ते हैं तो होगा क्या, ये अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पे जाएगा, इनर्शिया की वजह से यहां नहीं रुकेगा, अब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। ये अब कहां आ जाएगा, ये अब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये यहां पर भी नहीं रुकेगा, यहां से वापस मीन पे जाएगा और मीन पे इनर्शिया की वजह से फिर नहीं रुकेगा, फिर वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसने अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स तो की हैं, फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए इन मूवमेंट्स को हम ऑसिलेशंस नाम देंगे। लेकिन जब ये यहां से चल के यहां आया, फिर यहां, फिर वापस यहां और यहां आया, तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया, इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई, यानी ये एक मर्तबा अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर चुका है। एक दफा इसने किया है ना, देखें यहां से ऐसे गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया और यहां आया, इसको एक चक्कर माना जाएगा। ये दो दफा तब मूव करता अगर ऐसे होता कि ये यहां से शुरू हुआ है, यहां आया, फिर यहां गया, वापस यहां आया, यहां गया, एक चक्कर पूरा हो गया, एक टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इसको कहा जाएगा। अब यहां से फिर गया, यहां आया, वापस गया और वापस आया, ये इसका दूसरा चक्कर पूरा हो गया है। हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं हमें कि अगर वो यहां से यहां मूव किया है, उसने एक दफा मीन को क्रॉस किया है, फिर वापस आता है, दूसरी दफा किया है और फिर यहां पे आया है, सो इसको हम एक ऑसिलेशन कैसे कह सकते हैं। एक ऑसिलेशन में बॉडी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द दो दफा मूव करती है। ये इस चीज को जाहिर करने का एक तरीका है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर होती है मुख्तलिफ चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक ऑसिलेशन में बॉडी दो दफा ही मेन पोजीशन को क्रॉस करती है, इसी को एक ऑसिलेशन, एक चक्कर माना जाता है बॉडी का, एक टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट माना जाता है। ये जो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव किया है, यहां से यहां गया, फिर यहां आया, इसका जो एक चक्कर है, इसको पूरा करने के लिए जितना टाइम लगा है, उस टाइम को ही हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कि एक चक्कर को पूरा करने के लिए जो वक्त लग रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फर्ज कर लें कि जब ये पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, हमने इसे यहां से छोड़ा, हमने घड़ी ऑन कर ली, ये जब यहां गया और वापस यहां आया, तब हमने घड़ी को बंद कर लिया, और घड़ी में कितना टाइम हुआ था, घड़ी में टाइम हुआ था 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड ही इसका टाइम पीरियड है, यानी वो टाइम जिसमें इसने अपना एक चक्कर, अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट की है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी जो ये टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होंगी, ये ऑसिलेशंस कहलाएंगी, और जो एक चक्कर होगा, यानी एक दफा यहां से यहां गया और फिर यहां से वापस यहां पर आ गया, इसको हम ऑसिलेशन कहेंगे, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स जो होंगी, इनको हम वाइब्रेशन कहेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। और जो एक इसका चक्कर होगा, यानी मीन से, सॉरी एक्सट्रीम से यहां नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आया, तो इसको हम वाइब्रेशन कहेंगे। और इसको पूरा करने के लिए भी जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड ही कहलाएगा। लेकिन हम चैप्टर ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम टाइम पीरियड वो ले रहे हैं जो कि ऑसिलेशन का होगा, यानी उस ऑसिलेटरी मोशन का, उन टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स का होगा जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। अभी फ्रीक्वेंसी पे भी आते हैं थोड़ी देर में। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। इसका सिंबल कैपिटल टी है, कैपिटल टी से जाहिर करते हैं, यानी यहां इसको 2 सेकंड लगे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। और ऐसा ही यूनिट आपको पता है टाइम का सेकंड होता है, तो टाइम पीरियड का भी सेकंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड है तो एक किस्म का टाइम ही। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड और इन यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर कोई भी बॉडी कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल कर रही है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और एक सेकंड को हम यूनिट टाइम भी कहते हैं। इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कंसीडर करें आप एग्जांपल फिर से सिंपल पेंडुलम की।
ये आपके पास इस वक्त मौजूद है अपनी मीन पोजीशन पे। हम इसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके ले जाते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, रिलीज करते हैं, वापस मीन पोजीशन पे जाएगा। यहां से इसने अपना मोशन शुरू किया है, मीन पे नहीं रुकेगा, इनर्जिया की वजह से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आएगा, और मीन से जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा तो इस एक पॉइंट पे इसकी एक ऑसिलेशन, इसका एक चक्कर, इसकी एक टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन पोजीशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल कर पाता है। फर्ज कर लें हम घड़ी में टाइम नोट करना शुरू करते हैं, ये एक सेकंड के अंदर यहां से यहां जाता है, फिर यहां, यहां और फिर यहां, यानी यहां से पहले इस तरफ जाता है और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आता है। एक ऑसिलेशन पूरी हो जाती है और इसको पूरा करने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 1 सेकंड लगा है। कैपिटल टी नहीं, छोटा टी। टी जो है वो किसी भी टाइम को जाहिर करता है, कैपिटल टी सिर्फ टाइम पीरियड को साबित करेगा, जो एक ऑसिलेशन पूरी करने में कितना टाइम लगा है। अभी एक ऑसिलेशन पूरी करने में 1 सेकंड लगा है, सो ये टी जो है इसको हटा के हम कैपिटल टी लिख देंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है। यहां 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है? 1 ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है। सो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से जाहिर करते हैं, तो हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। अब आप जरा फर्ज कर लें कि ये जो ऑसिलेटर है ये 1 सेकंड के अंदर 3 ऑसिलेशंस मुकम्मल करता है। यहां जाता है, यहां जाता है, यहां आता है, यहां आता है, फिर अगला चक्कर यहां, फिर यहां दूसरी ऑसिलेशन पूरी हो गई, फिर अगला चक्कर यहां और फिर यहां 3 ऑसिलेशन मुकम्मल हो गई। तो ये 1 सेकंड के अंदर आपके पास कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल कर रहा है? 3 ऑसिलेशन मुकम्मल कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड आपको सिर्फ ये बताता है कि एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा। वो इसको हर दफा कितना लगेगा? वो इसको हर दफा लगेगा 1 सेकंड ही। फ्रीक्वेंसी आपको बताती है 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है। अगर 1 सेकंड में एक ही ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है तो फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशंस मुकम्मल हुई है तो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। अच्छा, अब जरा फर्ज करें बॉडी यहां से यहां गई है तो टाइम 1 सेकंड हो गया है। यहां से यहां आधा चक्कर माना जाएगा, क्योंकि जब यहां से यहां बॉडी जाएगी आधा चक्कर होगा, फिर वापस यहां आएगी तो एक चक्कर पूरा होगा। सो ये पेंडुलम इतना स्लो मूव कर रहा था कि यहां से यहां जाने में ही 1 सेकंड लग गया है। आधी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है, तो अब 1 सेकंड में आधी ऑसिलेशन, आधा चक्कर मुकम्मल हुआ है, तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 0.5 हर्ट्ज, क्योंकि एक ऑसिलेशन तो मुकम्मल नहीं हुई ना, आधी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है, तो फ्रीक्वेंसी भी आधी हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज। तो यही आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है उसकी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड और इन यूनिट टाइम, कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल हो रही हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 1 सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन मुकम्मल हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? ऑसिलेटर नहीं कहेंगे, वाइब्रेटर कहेंगे, और उसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स को वाइब्रेशंस कहेंगे। सो यहां वाइब्रेशंस हो रही हैं, बाकी यहां पर और यहां पर ऑसिलेशंस हो रही हैं। आई होप अब ये चीज क्लियर हुई होगी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपके पास क्या है? वो है आपके पास एफ, और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? वो हर्ट्ज है। अब ये 2 पॉइंट्स बच गए हैं, इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, यानी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब जरा इस चीज को हम समझते हैं। देखें, ये जो पेंडुलम है, मैं कहता हूं इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड मेरे पास 1 सेकंड है। इसका टाइम पीरियड मेरे पास 1 सेकंड है, यानी एक ऑसिलेशन को मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है? इसको 1 सेकंड लगता है।
इसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपसे पूछूं और इक्वेशन जो ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी की, जनरल इक्वेशन 1/टाइम, मैं कहता हूं कि मुझे इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसका टाइम पीरियड आपको पता है वो कितना है 1 सेकंड, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, और अपॉन में टाइम है तो अपॉन में सेकंड आएगा जो कि ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो जाएगा यानी पर सेकंड हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी 1 पर सेकंड आ जाएगी जिसको हम 1 हर्ट्ज लिख सकते हैं। पर सेकंड को ही हम हर्ट्ज के इक्वल लेते हैं क्योंकि हाइंनरिच हर्ट्ज नाम का साइंटिस्ट था जिसने फ्रीक्वेंसीज पे बहुत ज्यादा काम किया था। अब यहां फ्रीक्वेंसी भी 1 सेकंड है, टाइम पीरियड भी 1 सेकंड है। क्यों? टाइम पीरियड क्या है कि एक सेकंड के एक ऑसिलेशन को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो 1 सेकंड लगा। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल हुई, तो एक ही हुई, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी 1 हर्ट्ज है। ऐसा है। अच्छा, अब हम यहां पे थोड़ी चेंजिंग करते हैं। अब हम कहते हैं कि ये जो ऑसिलेटर है इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड नहीं है बल्कि इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 2 सेकंड। कैसे? कि ये अपनी एक ऑसिलेशन, अपना एक चक्कर पूरा करने में पूरे 2 सेकंड का टाइम लगा देता है। यहां से यहां और वापस यहां आने में पूरे 2 सेकंड का टाइम लगाता है। तो पहले ये 1 सेकंड का टाइम लगा रहा था, अब ये 2 सेकंड का टाइम लगा रहा है। तो आपके हिसाब से जब ये 1 सेकंड का टाइम लगा रहा था तब ये स्लो मूव कर रहा था या फिर ये जब 2 सेकंड का टाइम लगा रहा है तब स्लो मूव कर रहा है? तो आपका आंसर होगा कि जब ये 1 सेकंड का टाइम लगा रहा था तब तो ये तेज मूव कर रहा था। 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये यहां से यहां और वापस यहां से यहां आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहा। तो अब अगर ये बहुत तेजी से मूव नहीं कर रहा और फ्रीक्वेंसी तो हमें ये कहती है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल हुई हैं, तो फ्रीक्वेंसी को भी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी को भी कम होना चाहिए। कैसे इसको समझते हैं? इसको एक ऑसिलेशन पूरी करने में टाइम पीरियड कितना लग रहा है? 2 सेकंड का लग रहा है ना? तो फर्ज कर लें ये यहां से यहां गया है तो 1 सेकंड हुआ है, और फिर यहां से यहां आया है तो एक और 1 सेकंड हुआ है। 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इस इक्वेशन में वैल्यू लिखे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड, तो टाइम की जगह 2 लिखेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा? हाफ। तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी यानी हाफ हो जाएगी, क्योंकि अब 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन मुकम्मल नहीं हुई है। कैसे? इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो ये यहां से यहां गया तो 1 सेकंड हो गया, आधी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशन मुकम्मल होती है, तो यहां आधी ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है। सो इस वजह से फ्रीक्वेंसी का आंसर जो कि पहले 1 आ रहा था वो अब हाफ हो जाएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। अगर तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसलिए हमने यहां टाइम पीरियड को अपॉन में लिखा और इसी इक्वेशन से फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट आया पर सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब इस पे आते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगा, पहले इसके बाकी पॉइंट्स जानते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है? यह है आपके पास ओमेगा। ओमेगा से याद आ रहा है ये किसी और चीज का सिंबल होता था? बिल्कुल याद आ रहा होगा कि अगर हम एक सर्कल जो है वो यहां पे ऐसे करके ड्रॉ करें और यहां पे एक पार्टिकल को हम इमेजिन करें, उसकी पोजीशन को हम ए नाम दे लें, ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, है ना? ये ओरिजिन है। तो ये पॉइंट ए इस पोजीशन से मूव करके पॉइंट नंबर बी के ऊपर आ गया है। सो ये वेक्टर जो है ये भी ए से मूव करके बी तक आ गया होगा, और ए से बी तक मूव करते हुए इसने यहां पर एक एंगल बनाया होगा जिसे हम थीटा कहते हैं। और फिजिक्स में इस एंगल का एक नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से बी तक पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट तो की है लेकिन कितना एंगल बनाया है, इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ए से बी तक मूव करते हुए कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा बॉडी को, लेट से वो टाइम कितना लगा है? टी लगा है। सो अगर हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को उस टाइम से डिवाइड करते हैं जो टाइम इसको करने में लगा है, तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है टाइम के साथ डिवाइड तो लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होती है उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आती है। इसी एंगुलर वेलोसिटी का ऑसिलेशंस के अंदर नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब भला कैसे नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? ये एंगुलर वेलोसिटी तो आपके पास सर्कुलर मोशन का टॉपिक है, यहां पे भला क्या काम आ गया एंगुलर वेलोसिटी का, तो अब हम इसको समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे एक मर्तबा फिर से पेंडुलम जो है उसको ड्रा करता हूं। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहां से इसके मोशन को ऑब्जर्व करना मैंने शुरू किया है। और साथ में मैं क्या करता हूं, एक सर्कल जो है उसको भी यहां पे ड्रा कर लेता हूं और एक पार्टिकल यहां पे मैं इमेजिन कर लेता हूं। इस वक्त ये अपनी पोजीशन नंबर ए पे मौजूद है, या कोई भी पोजीशन इसे कह ले। ये इसका सेंटर है और ये सेंटर से फासला है जिसको हम रेडियस कहते हैं। और रेडियस की वैल्यू आप उतनी लें जितनी डिस्प्लेसमेंट इसने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक कवर की है। इसने अगर मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट कवर की है 4 मीटर की, तो इस रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, ये भी आपके पास 4 मीटर होगी। अब इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखें, ऑसिलेटर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। यहां से इसका मोशन हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। ये जो वेक्टर इधर बनाया है इसे घड़ी की सुई माने। ऑसिलेटर ने मोशन करना शुरू नहीं किया, घड़ी की सुई भी रुकी हुई है। हम इसे जैसे ही छोड़ते हैं ये आपके पास मीन पोजीशन पे आता है। ये वेक्टर जिसको हमने घड़ी की सुई कहा था ये भी मूव करना शुरू कर देता है, साथ साथ टिक टिक करना शुरू कर देता है। ये पेंडुलम एक्सट्रीम से जैसे ही मीन पोजीशन पे आता है, ये वेक्टर इस पोजीशन से रोटेट करके लेट से इस पोजीशन पे आ जाता है, और ये पार्टिकल लेट से इस पोजीशन से रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाता है। और अब आप जरा एक चीज देखें कि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा होगा थीटा, जो कि आपको पता है यहां कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, अब बॉडी यहां पे मीन पे रुक तो जाएगी नहीं, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगी। जब बॉडी यहां पे आपके पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गई है तब ये घड़ी की सुई भी साथ साथ मूव करेगी। सो फर्स्ट कर लें, अब ये मूव करती 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 इस पोजीशन पे आ गई है। अब ये मूव करती हुई इस पोजीशन पे आ गई है, यानी बिल्कुल ये जो इस वेक्टर का मोशन है जिसको हमने घड़ी की सुई कहा है, ये इसके साथ सिंक्रोनाइज है, लिंक है। और इसी वजह से हमने रेडियस की वैल्यू उतनी ली जितना इसका एम्पलीट्यूड है, ताकि दोनों के बीच हम लिंक बना पाए। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास फिर पेंडुलम का बॉब है ये यहां नहीं रुकेगा, वापस मीन पर आएगा। तो वेक्टर भी जो घूमते घूमते अब यहां पर आ जाएगा। सो वेक्टर भी जो है वो घूमते घूमते कहां आ जाएगा, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। फिर पेंडुलम का बॉब इनर्शिया की वजह से यहां नहीं रुकेगा, वो आपके पास कहां जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वापस जाएगा। एक ऑसिलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो वेक्टर भी घूमते घूमते वापस उधर आ जाएगा जहां से वो शुरू किया था, और इसका भी एक चक्कर पूरा हो जाएगा, यानी इसके भी 360 डिग्री एंगल जो है वो पूरे हो जाएंगे, या 2 पाई रेडियन से मूव कर चुका होगा, क्योंकि 2 पाई एंगल का ही यूनिट है। यहां 0 डिग्री, यहां पाई बाय 2 रेडियन, क्योंकि 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, एक नाम और देते हैं पाई बाय 2 रेडियन। यहां पे कितना एंगल बनेगा जब वेक्टर रोटेट करके आएगा, 180 डिग्री, जिसको हम पाई रेडियंस भी कहते हैं। यहां 270 डिग्री, जिसको हम 3 पाई बाय 4 रेडियंस भी कहते हैं, और यहां आपके पास 2 पाई रेडियंस। तो इस वेक्टर का मोशन इसके साथ जो है वो लिंक्ड है। तो अब वेक्टर ने यहां से मूव करना शुरू किया था, वापस यहां घूमकर आ गया। सो अब अगर मैं इससे आपसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछूं तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। यहां से वापस यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई है, 2 पाई रेडियंस की कवर हो गई है, और यहां नीचे छोटा टी आना था। और टाइम पीरियड कितना लगा है, कैपिटल टी लगा है। अब यहां हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करेंगे। फिजिक्स में कभी भी आप टाइम की बात करते हैं उसे स्मॉल टी से जाहिर करते हैं, लेकिन कभी भी अगर हम ऐसे टाइम की बात करते हैं जो किसी चीज की एक चीज को मुकम्मल करने के लिए लगा है, तो उसे हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। यहां सर्कुलर पाथ के अंदर इस पॉइंट का एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए टाइम जो लगा है उसको भी हम टाइम पीरियड कहेंगे और कैपिटल टी से जाहिर करेंगे। ठीक है, ओके।
अब यहां ऊपर बिहाइंड द सीन 1 लिखा हुआ है, सो मैं इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूं 2 पाई इंटू 1/t। मैंने लिख दिया 1/t, टाइम पीरियड को अलग कर दिया। अब ये 1/t तो किसी चीज के बराबर है, हम पढ़ के आए हैं, ये किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के, तो सिंपली यहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो देखें इक्वेशन के इस तरफ एंगुलर वेलोसिटी है, इस तरफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है, सो इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि ये लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है या आम जो फ्रीक्वेंसी है उसको एंगल्स या रेडियंस की शक्ल में जाहिर करता है, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी, है ना, जिसको हम एफ कहेंगे। एक फ्रीक्वेंसी यहां पर है, कैसे मैं आपको बताता हूं। देख ये यहां से यहां मूव किया और वापस यहां पर आया, इसने 1 सेकंड में अपना एक चक्कर मुकम्मल किया है, सो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। ये जो वेक्टर है ये बिल्कुल इस पेंडुलम के मोशन के साथ अटैच था। देखें जब ये पेंडुलम मूव करना शुरू किया, यहां से यहां आया, वेक्टर यहां पे आ गया, फिर यहां से यहां आया, वेक्टर यहां पे आ गया, यहां से वापस यहां आया, वेक्टर यहां आ गया, यहां से यहां आया, वेक्टर यहां पे आ गया। जब इसका एक चक्कर मुकम्मल हुआ तो इसका भी एक चक्कर मुकम्मल हो गया, सो इसका एक चक्कर मुकम्मल करने में फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो इसका एक चक्कर मुकम्मल करने में भी जो फ्रीक्वेंसी लगेगी वो 1 हर्ट्ज लगेगी, ठीक है, 1 हर्ट्ज लगेगी। लेकिन चूंकि यहां पे आपके पास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये चीज यूज करना सही नहीं रहेगा, इसलिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म यूज करेंगे। सो देखें 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है, सो 1 2 पाई का कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, तो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 2 3 होता है 6, 2 1 2, 2 4 8, तो 6.28 रेडियन पर सेकंड इसे कहें आप, रेडियन पर सेकंड कहें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का तो एक यूनिट यहां पे आपके पास आ जाएगा कितना, पर सेकंड, लेकिन चूंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगल यहां पे बन रहे हैं, तो यहां हम रेडियन भी लिख देंगे। अगर आप एंगल डिग्री में लेते हैं तो यहां पे डिग्री लिख देंगे, लेकिन मोस्टली हम रेडियन में लेते हैं। तो ये इसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है जो कि इसको इससे कंपेयर करके आई है। तो बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी को एंगल्स की शक्ल में जाहिर करने का एक तरीका है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से साबित करते हैं, ये इस इक्वेशन से कैलकुलेट होती है जो अभी अभी हमने डिराइव की है। यहां फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम पुट करें और ये इस इक्वेशन से भी कैलकुलेट होती है जो भी हमने कैलकुलेट यहां की है। अगर हमें ऑसिलेटर का टाइम पीरियड दे दिया जाए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाए, तब हम सिंपली यहां टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है जो यहां डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी यूनिट्स कौन से हैं, डिग्री पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। बाकी अब हम ये जो इक्वेशन यहां पे डिराइव की थी इसको सलीके से यहां पे लिख देंगे और अब अपने आज के आखिरी टॉपिक की जानिब चलेंगे। लास्ट टॉपिक ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। मैंने इन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया, वाइब्रेशन को मैंने आखिर में एक्सप्लेन करने के लिए रखा। तो अभी तक हम इतना पढ़ के आ चुके हैं, बार बार ये टर्म आज के लेक्चर में ही यूज हो रहा है, तो आई थिंक अभी तक तो आपको ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के बारे में कंप्लीट पता चल ही गया होगा कि किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, यानी एक कंप्लीट जो चक्कर है, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं और वाइब्रेशन कहते हैं। अगर उस चक्कर की फ्रीक्वेंसी है ज्यादा तो वो चक्कर कहलाएगा वाइब्रेशन, अगर उस चक्कर की फ्रीक्वेंसी है कम तो वो चक्कर आपके पास क्या कहलाएगा, वो चक्कर आपके पास कहलाएगा ऑसिलेशन। तो आप एक चीज जरा गौर से देखें कि जो ऑसिलेटर है, फर्ज करने में यहां पे डायग्राम बना लेता हूं कि ये एक पेंडुलम है, ये जो ऑसिलेटर है इसने यहां से मूव करना शुरू किया है नेगेटिव एक्सट्रीम से, ये इसकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, सॉरी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहां से मूव करना शुरू किया है, यहां से ये यहां आया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे और फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। एक चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरी हो गई है। सो इसी को हम
ऑसिलेशन कहेंगे, इसी को हम वाइब्रेशन कहेंगे। अगर इस राउंड ट्रिप की फ्रीक्वेंसी कम है तो ये राउंड ट्रिप कहलाएगी ऑसिलेशन, अगर इस राउंड ट्रिप की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये कहलाएगी वाइब्रेशन। अब कंफ्यूज मत हो इसमें ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस में। आप जरा एक चीज देखें, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का क्या मतलब था? उसका मतलब यह था अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे मूव करना। अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे बॉडी इस तरह मूव करती है कि यहां से यहां जाती है और फिर यहां से यहां आती है। सो इसको माना जाएगा एक चक्कर, और इस एक चक्कर में जो ये मूवमेंट होगी इसको हम नाम देंगे ऑसिलेशन का या वाइब्रेशन का। एक से ज्यादा दफा ये अगर अपना चक्कर पूरा करेगा, इसका चक्कर एक से ज्यादा होगा, यानी यहां गया यहां आया एक चक्कर हुआ, फिर यहां गया यहां आया दूसरा चक्कर हुआ, तब हम इसको कहेंगे ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस। क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां तक जो मूवमेंट्स हैं उनको सिर्फ ऑसिलेशन कहेंगे। एक से ज्यादा चक्कर पूरा होगा तो उन मूवमेंट्स को हम वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस कहेंगे। एक चक्कर के लिए सिर्फ आपके पास ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का टर्म है। और ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ही डिफरेंट है कि सेम है। तो एक चक्कर का बस फर्क है, वो एक चक्कर बड़े बड़ों को चक्कर दिलाता है, तो इसलिए आपको चक्कर ना आए तो मैंने उस चक्कर का हल आपको यहां डायग्राम के चक्कर की मदद से समझा दिया है। सो यही आपके पास ऑसिलेशन और वाइब्रेशन की डेफिनेशन है। अच्छा, अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सो दूसरी डेफिनेशन के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशंस का दूसरा नाम क्या है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन का दूसरा नाम है अपर एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन का दूसरा नाम है लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। तो बॉडी अगर अपनी मेन पोजीशन से मोशन करे अपर एक्सट्रीम पोजीशन तक, अपर एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन करे मेन पोजीशन तक, मेन पोजीशन से मोशन करे लोअर एक्सट्रीम पोजीशन तक, और लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आए अपनी मेन पोजीशन पे, तो इसको भी हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहते हैं। क्योंकि यहां पर भी एक चक्कर तो मुकम्मल हुआ है, यहां पे मूव करना शुरू किया था और घूम फिर के बॉडी वापस यहां पर आ गई। यही आपके पास डेफिनेशन नंबर 2 है। मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन टू अपर एक्सट्रीम पोजीशन, from upper extreme position to mean position, or from mean position to lower extreme position, and from lower extreme position to mean position is called oscillation or vibration। या हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, motion of body from upper extreme position to mean position, from mean position to lower extreme position, from lower extreme position to mean position, and return back towards it अपर एक्सट्रीम पोजीशन या पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। तो यही चीज जो है सारी मैंने यहां पे लिखी थी, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, बस यहां पर जो ये प्रोसेस हो रहा है उसी को वर्डिंग की शक्ल में मैंने लिखा है। सो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो मुश्किल लगी हो, सारी बातें समझ आई होंगी। अब अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, और आज जो हमने ये एंगुलर वेलोसिटी वाला पढ़ा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला पढ़ा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया है। हमारा अगला पूरा टॉपिक इसके ऊपर बेस है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है।